वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। न्यूज बुलेटिन के ताज़ा तरीन खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री और लोकप्रिय नेता शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने उन्हें याद करते हुए कहा कि कर्मा सिर्फ एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि संवेदनशील, जागरूक और बेहद भावुक इंसान थे। उन्हें बस्तर टाइगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो आदिवासियों के हक की लड़ाई हमेशा दमदारी के साथ खड़े होकर किए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी। उला थाना इलाके में रोड एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई। बेमितरा की ओर से राजनगर जा रहे 2 मोटरसाइकिल सवारों को पठारी-डीह 6 लाइन के पास ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में 2 अलग-अलग मोटरसाइकिल में कुल 6 लोग सवार थे। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली बिल में 8% वृद्धि के विरोध में भारतीय जनता पार्टी रायपुर के कार्यकर्ता बिजली कंपनी ऑफिस डगनिया का घेराव प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, नंदे साहू और भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुंदेश्वरी आज शाम राजधानी रायपुर पहुंचेंगी। भाजपा प्रभारी 6 अगस्त को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लेने आ रही हैं। इस दौरान भाजपा के आला नेताओं से प्रदेश के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम के विषय पर भी चर्चा होगी। रायपुर शहर के नागरिक इन दिनों राजधानी की सड़कों में बने गड्ढों से खासे परेशान हैं। शहर के मुख्य मार्गों की सड़क पर बने गड्ढों के चलते आए दिन सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है। ऐसा ही एक नज़ारा शहर के कटोरा तालाब इलाके में देखने को मिला, जहां सड़क पर बने गहरे गड्ढे में ई रिक्शा का पहिया फंस गया, जिससे ई रिक्शा सड़क पर ही पलट गया। इस दुर्घटना ने नगर निगम के सड़क सुधार के दावों की पोल खोल दी। हालांकि इस दौरान गलती ई रिक्शा चालकों की भी थी, जिसने अपने रिक्शे में सामान की ओवरलोडिंग कर रखी थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे, बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे, और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गांव के आम आदमी की जे बात रखा है। ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के 1 नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। वीआईपी चैनल के शुभारंभ पर मैं वीआईपी चैनल के समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज़ बनना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वहन वीआईपी चैनल और इसकी टीम करेगी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। राजधानी रायपुर में पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को खमतरई पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे थे, लेकिन उसके पहले ही मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम ने इन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी खमतरई इलाके के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा जंगली हाथियों के लिए बनाई जा रही धान खरीदी की योजना को लेकर प्रदेश में अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का उत्पात हमेशा रहता है और इन जिलों के ग्रामीण इलाकों में हाथी अनाज की तलाश में जुटे हुए हैं, जिससे निपटने वन विभाग द्वारा प्रदेश से धान लेने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर जुबानी हमला भी कर दिया है। हाथियों के आहार के लिए किए जा रहे धान की खरीदी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा प्रहार शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा है कि ये समझ से परे है कि खरीदा जा रहा धान हाथियों को खिलाएगा कौन। मुख्यमंत्री जी खुद हाथियों को धान खिलाएंगे या उनके मंत्री या विभागीय अधिकारी हाथियों को ढूंढ कर धान खिलाएंगे। उन्होंने इस योजना को गलत बताते हुए यह तमाम बातें कही हैं। ये अद्भुत बात है कि ऑक्शन में तो 1400 रुपये में बिक रहा है धान और हाथी को खिलाने के लिए सड़ा धान 2000 में खरीदेगा फॉरेस्ट विभाग। ये भी अद्भुत विभाग है फॉरेस्ट। यदि हाथी को खिलाने के लिए जिस हाथी का रूट अभी तक तय नहीं हुआ है, वो हाथी को खिलाने के लिए धान को क्या पूरे जंगल में फैला देंगे? क्या हाथी के लिए जैसे गौठान योजना बनाया वैसी कोई योजना बनाने वाले हैं कि हाथी वहाँ आएगा, सड़ा हुआ दाना भूसा खाएगा, पैरा खाएगा, ले जाएगा? ये अद्भुत योजना है कि हाथी को खिलाएंगे। तो कौन मंत्री है भैया जो हाथी के लिए चारा लेके खड़ा रहेगा? कौन फॉरेस्ट गार्ड रहेगा? हाथी अपने रास्ते में आता है। एलिफेंट का कॉरिडोर आज तक समझ नहीं आया भाई, तो भूसा पैरा और धान लेके घूमेंगे क्या पीछे पीछे? ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए बात को डाइवर्ट करने का योजना है। हाथियों के आहार के लिए धान खरीदे जाने को लेकर सरकार और विभागीय अधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ वन विभाग जंगली उन हाथियों के लिए धान खरीदने की योजना बना रहा है जो राज्य के उत्तरी हिस्सों के गांवों में नियमित रूप से प्रवेश करते हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हाथी कई बार लोगों की जान तक ले लेते हैं। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को लेकर संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि इस योजना से धान का उपयोग भी हो जाएगा और हाथियों का उत्पाद भी कम हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि महुआ, धान जैसे अनाजों की खुशबू पाकर हाथी इन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, जिनसे निपटने के लिए यह उचित कदम है। कुछ चीजें परंपरागत रूप से छत्तीसगढ़ में कायम है। आज भी गांवों में हाथियों का जो प्रवेश होता है, तो जिनके यहाँ महुआ रखा है या जिनके यहाँ धान रखा है, उसी जगह में हाथी जा करके हादसा करते हैं। तो विभाग ये सोच रहा है कि अगर धान खाने के लिए हाथी आता है तो उसके लिए कुछ गांव के बाहर व्यवस्था कर दिया जाए तो गांव वालों को नुकसान ना हो। अब इतनी छोटी बात में भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, ये तो उनके विवेक पे छोड़ते हैं। लेकिन ये हाथी मानव द्वंद्व को रोकने की दिशा में वन विभाग का एक पहल मात्र है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा सवाल धान की खरीदी को लेकर भी है। एक तरफ किसानों को अपना धान 1400 रुपए में बेचना पड़ रहा है, वहीं सड़े हुए धान को वन विभाग 2095 रुपए में क्यों खरीद रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार हाथियों के उत्पात संबंधी खबरें सामने आती रहती है। बात करें सरगुजा, जसपुर, गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर जैसे कई जिलों में लगातार हाथियों के दलों के द्वारा घर तोड़े जाने जैसी खबरें सामने आती रहती है। कई लोगों के जाने तक हाथियों की वजह से जाती है और इसके पीछे का कारण सरकार के द्वारा माना जा रहा है कि जो महुआ है, महुए की खुशबू पाकर हाथी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा जो अनाज हैं, उन अनाजों के जरिए अनाजों को पाने के लिए जो हाथी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत वन विभाग शासन से ही धान की खरीदी कर ग्रामीण क्षेत्रों के बाहर रखेगा ताकि
हाथी के दल जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ना पहुंचकर उन अनाजों तक ही पहुंच पाएं और उससे ज़्यादा अंदर ना आ सकें। इस तरह के हालातों से निपटने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है, लेकिन इस योजना के आने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार से पूछा है कि आखिर ये धान खिलाएगा कौन, कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये धान खिलाएंगे या फिर उनके विभागीय मंत्री या विभागीय अधिकारी ये धान हाथियों तक पहुंचाएंगे। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही, कई सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। वहीं सरकार के द्वारा ये भी पक्ष रखा जा रहा है कि हाथियों से निपटने के लिए एक अच्छी पहल है और एक सटीक काम है जिससे हाथियों के इस तरह के हालातों से निपटा जा सकता है। आने वाले समय में सरकार की योजना कितना कारगर साबित होती है और हाथियों से निपटने में ये कितना सहायक साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी। वीआईपी न्यूज़ के लिए अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं एक दिलचस्प और बेहद मोटिवेशनल खबर की ओर। भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा कर चुके राजधानी रायपुर शहर में रहने वाले पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा अब प्रदेश के बच्चों में देशभक्ति का जज्बा जगा रहे हैं। पूर्व सैनिक रोजाना सुबह युवाओं को डिफेंस की निःशुल्क ट्रेनिंग देकर देश की सेवा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बेशक ये शेर उन जवानों को समर्पित है जो सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि हर जगह तैनात और मौजूद रहते हैं। इस बात को साबित कर दिखाया है पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा ने। पिछले 8 साल से हर दिन सुबह रायपुर के कमल विहार सेक्टर 13 में युवाओं को आर्मी और पुलिस बनने के गुर सिखाते नजर आ रहे हैं। बच्चे भी उनसे प्रशिक्षण लेकर काफी खुश हैं। आपको हम ये बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध में शामिल होने के बाद पन्नालाल सिन्हा 2005 में रिटायर हो गए थे। रिटायर होने के बाद वह लगातार युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवा रुपेश साहू बताते हैं कि हर दिन सुबह प्रशिक्षण होता है, वह काफी खुश है। डूमर तराई की रहने वाली तेजस्विनी धीरव बताती है निःशुल्क ट्रेनिंग लेकर वो काफी खुश है और पुलिस बनकर देश की सेवा करना चाहती है। बहुत अच्छा है यहाँ का, जो हमारे सर हैं वो भारत पूर्व सैनिक हैं, जो हमने फ्री में निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं सभी को। अच्छा लगता है ट्रेनिंग? यस सर। जो सर हैं हमें हमेशा मतलब फ्री में ही सिखाते हैं, जो देशभक्ति के लिए सिखाते हैं ताकि देश के प्रति प्रेम जागरूक हो सबके लिए, और हमें फिज़िकल फिटनेस कराते हैं ताकि आगे चल के अगर हम पुलिस में जाना चाहे या फौज में जाना चाहे तो आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पन्नालाल सिन्हा बताते हैं कि वह लगातार 7-8 साल से युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से बच्चों को अलग अलग तरीके से व्यायाम, कसरत और योगा करवाते हैं ताकि बच्चे फिट रह सके। प्रशिक्षण प्राप्त युवा पुलिस और आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वह चाहते हैं इसी तरीके से युवाओं को प्रशिक्षण देकर देश की रक्षा में अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगे। मैं 1999 कारगिल युद्ध के बाद में 2005 में मैं रिटायरमेंट आया और उसके बाद में यहाँ की स्थिति को देखते हुए मैं यहाँ पर बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देता हूँ। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि बच्चे फिजिकल फिटनेस रहे, शारीरिक बढ़ाव आगे बढ़िया से बढ़े। छत्तीसगढ़ में मैं देखा हूँ कि फौज बहुत कम जाते हैं, तो चाहे पुलिस हो या फौज हो या कोई भी जगह में जाए तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बढ़िया से इनको ट्रेनिंग देता हूँ। पन्नालाल सिन्हा से प्रशिक्षण प्राप्त कई युवा अब देश की सेवा में कार्यरत है। ऐसे काम करने वाले वीर जवानों को वीआईपी न्यूज़ सलाम करता है। कैमरा पर्सन होरी के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। सरकार द्वारा पिछले दिनों बढ़ाए गए बिजली के दाम को लेकर प्रदेश में राजनीति विवाद और ज्यादा गहराता जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर प्रहार पे प्रहार कर रहा है। दरअसल सरकार बनने के पहले चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिजली हाफ करने का वादा जनता से किया था, जिसके बाद अब बिजली की दरों में 6% तक की वृद्धि कर दी गई है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर की स्थिति में नजर आ रहा है। फिर एक बार बढ़ाए गए बिजली के दामों को लेकर सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन ने बिजली के दाम बढ़ाए जाने को जनता के साथ धोखा बताया है। उन्होंने कहा है कि
कांग्रेस बिजली बिल हाफ का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ही हाफ कर दी गई। अब तो नए टैरिफ में गरीबों की बिजली को भी महंगा कर दिया गया है। यह सीधे सीधे जनता की जेब को साफ करने का कदम है। उन्होंने पावर रेटिंग में छत्तीसगढ़ की कमजोर स्थिति को लेकर भी निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा शासनकाल में बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ 20 श्रेणी में था और देश में 20वां स्थान था, लेकिन अब भूपेश सरकार में सी श्रेणी में पहुंच गया है, जो कि 30वें स्थान तक जा पहुंचा है। जन घोषणा पत्र के वादे के अनुसार 400 यूनिट तक की बिजली में सबका बिल हाफ करने का वादा इन्होंने किया। बिजली बिल हाफ करते करते पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली अपने आप हाफ हो गया। इतनी कटौती हुई है कि लोगों ने रास्ते गांव-गांव में चक्का जाम किया, पंप चलना बंद हो गया। तो बिजली हाफ तो हो ही गया इनका। और बिजली हाफ होने के साथ साथ एक जो बड़ा काम उन्होंने कहा है कि जनता का जेब साफ करने का बड़ा कदम उठाया। बिजली के बिल में एक झटका उन्होंने दिया और अनाप शनाप वृद्धि हुई। 2021 और 22 में औसतन 6.41 निर्धारित किया है, 6.41 रुपीज़, जो पिछले वर्ष के 5.93 5.93 यूनिट जो रेट था उसमें 48 यानी 48 पैसा प्रति यूनिट ज़्यादा है। ये उन्होंने नियामक आयोग के माध्यम से इसको घोषित किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बढ़ाए गए बिजली के दामों को लेकर सफाई दिया है और कहा है कि सरकार ने बिजली बिल आधा करने का जो वादा किया था वो अब भी निभाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि जरूरत पड़ने पर नियामक आयोग समय समय पर बिजली के दर में कुछ वृद्धि करती है, लेकिन सरकार अब भी अपनी बातों पर अडिग है। वर्तमान में भी प्रदेश की जनता का बिल आधा ही लिया जा रहा है। बिजली बिल हाफ करने का वादा था, वो वादा हम कल से पूरा कर रहे हैं, आज भी पूरा कर रहे हैं, आने वाले समय में भी पूरा करेंगे। ये जो टैरिफ है, नियामक आयोग हर साल इसको तय करता है। तीसरे साल में थोड़ी वृद्धि किया गया है, तो मैं समझता हूँ इसी को कोई बहुत ज़्यादा किसी की इससे तकलीफ नहीं होने वाली है। इधर प्रदेश भर में स्कूल तो खुल चुके हैं, लेकिन प्रदेश के कुछ बड़े निजी स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लास के नाम पर वसूली की जाने वाली फीस को लेकर स्टूडेंट के पालकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर के बैरन बाजार स्थित एक निजी स्कूल में देखने को मिला, जहां कुछ पालकों ने इस बात का विरोध भी जताया। हमारे साथ है होली क्रॉस स्कूल के पालक समिति के सेक्रेटरी। आइए इनसे जानते हैं जो पालकों का कहना है कि कम से कम 30% जो फीस है वो लागू किया जाए स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर। कोरोना काल के समय ऑलरेडी हमारे स्कूल होली क्रॉस ने स्कूल की फीस, जो बच्चों की फीस हमने कम की हुई है अन्य स्कूलों से। बात रही कि ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लास में हमारे द्वारा पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो जो पेरेंट्स पिछले 1.5 2 साल से फीस नहीं दी है, तो उन पेरेंट्स के बच्चों को भी हमने इस साल बराबर उनकी पढ़ाई होने दी, एग्ज़ाम होने दिया। किसी प्रकार का उनमें बच्चों की भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया स्कूल द्वारा। और वही पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारी फीस माफ़ कर दी जाए। कोरोना के डर के साए में प्रदेश के लगभग सभी स्कूल 2 अगस्त को खोल दिए गए हैं। हम इस समय राजधानी रायपुर के होली क्रॉस स्कूल के पास है और कुछ पेरेंट्स जो आए हैं वो ऑनलाइन क्लास को लेकर और फीस को लेकर कुछ विवाद कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मामला क्या है। यहाँ पे हम पिछले 1.5 साल से एक ही बात लेकर के बैठे हैं। सभी स्कूल में गए हैं और सभी सरकारी संस्थानों में, शिक्षा विभाग में भी गए हैं। वहाँ एक ही चीज़ बोली है कि जितना वर्चुअल क्लास की एक्चुअल फ़ीस जो ली जा रही है उसको रोका जाए और किसी भी बच्चों को ऑनलाइन क्लास से ना निकाला जाए। लेकिन स्कूल प्रशासन ने अभी ऐसा कर दिया है कि जिन पालकों ने फ़ीस नहीं दी है अपने मजबूरीवश, या किसी का व्यापार ख़त्म हो गया है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी के परिवार से किसी की मृत्यु भी हो गई है, उसके पश्चात भी आज निजी स्कूलों ने ये कर दिया है कि किसी भी बच्चे को ना तो ऑनलाइन क्लास में जोड़ रहे हैं और ना ही उसकी फ़ीस को लेकर के कोई बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जितनी वर्चुअल क्लास चली है तो उसकी एक्चुअल फ़ीस ना दी जाए। आज इन्होंने सभी मदों को मिला करके ट्यूशन फीस के नाम पर सभी मदों को मिला करके एक फ़ीस कर दी है। स्कूल प्रबंध का कहना क्या है कि जितनी फीस है वो उतना ही भरने को कह रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का तो शुरू से ये कहना है कि हमारी जो फीस है वो शुरू से कम है और हम उतनी ही फीस लेंगे। जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके मोबाइल के बेस पे ये लोग पूरा साल निकाल दिया गया, पिछली वर्ष भी और अभी भी वही स्थिति है, ना तो सरकार के द्वारा और ना ही स्कूल प्रबंधन के द्वारा। ऑनलाइन क्लास से कोई सेटिस्फाई नहीं है। 1 घंटे में क्या पढ़ाई होगी?
है ना, वो तो पूरा अटेंडेंस लेने में ही निकल जाता है 1 घंटा जो है। पढ़ाई का जो अभी तरीका जो बनाया गया, अभी ऑनलाइन में जो किया गया है, वो तरीका भी वैसा डेवलप ही नहीं किया गया है कि वो उन बच्चों पर भी हम फोकस कर सके। तो पालकों का कहना है कि कोरोना काल में एक तो स्कूल खोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो शंका है थर्ड वेव आने की वो तो है ही, और ना ही यहाँ पर सैनिटाइजर है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, और जो फीस के नाम से वो 30% लेने को भी तैयार नहीं है स्कूल प्रबंधन। कैमरामैन अमीन के साथ VIP न्यूज़ से पद्मा कुलदीप। जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ थाना क्षेत्र के ससहा गांव में संचालित देसी शराब दुकान में अज्ञात लोगों ने करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार घटना की रिपोर्ट पामगढ़ पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। ये पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ससहा में जो देशी शराब की दुकान है, वहां पर रात्रि में लगभग 1.5 लाख रुपए की कैश चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें अभी आबकारी विभाग की जो टीम है उसने थाने में आकर सूचना दी है, और इसमें अभी पुलिस के द्वारा आसपास के जो CCTV फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं और तस्दीक की जा रही है। बेबीतरा कृषि मंडी गेट के सामने नेशनल हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। ये कैसे घटना घट गई? अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। अच्छा, और कौन कौन थे इसमें? अकेला था मैं। कार में कुछ रखा हुआ था क्या? कार में कुछ नहीं, फाइल वाइल था। जशपुर जिले में प्रशासन की जांच समिति ने जिले के अस्पतालों में चिकित्सा सामग्री की खरीदी में 12 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का मामला उजागर किया है। करोड़ों की खरीदी में गड़बड़ी पाए जाने के बाद जिला कलेक्टर ने जांच समिति बनाकर इस मामले की जांच कराई गई, जिसमें लगभग 12 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। अस्पताल में शिकायत प्राप्त हुआ था कि राशि का बिना नियमों के पालन किए खर्चा किया गया है। उस पर 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनी थी, और जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें लगभग 12 करोड़ की राशि का इस तरह से बगैर नियमों के पालन किए सामग्री क्रय करने की बात आई है, और ये रिपोर्ट को हमने संचालक स्वास्थ्य को भेज दिया है। जी सर, इन पर किन किन पर कार्रवाई हुई? देखिए, जो उसमें संलिप्त हैं सबके विरुद्ध जो है अब जो है शासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बालोद जिले की महिला समूह ने इन दिनों राखी त्योहार के पूर्व भाइयों की कलाइयों के लिए इको फ्रेंडली राखी बना रही हैं। इस राखी निर्माण में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये महिलाएं धान की बाली, बांस, सब्जियों के बीज और विभिन्न प्रकार की देसी सामग्रियों का उपयोग कर आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। दरअसल बालोद जिले में बिहान योजना से जुड़ी जिले भर की महिला 13 स्वयं सहायता समूह की 35 से अधिक महिलाएं धान की बाली, बांस, सब्जियों के बीज और विभिन्न तरह के देशी चीजों का इस्तेमाल कर सुंदर और आकर्षक राखियां बना रही हैं, और इस राखी को जिला प्रशासन ने बालोद बंधन के नाम से ब्रांडिंग, इसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। अभी हमारे जिले में लगभग 13 स्वयं सहायता समूह की 35 महिलाएं इस कार्य से जुड़ी हुई हैं, और जिन्होंने धान, सब्जी बीज, बांस आदि की राखियाँ बना रही हैं लगातार। और हमने पिछले बार भी इस तरह का काम किया था, और लगभग 5 लाख रुपए उसमें स्वयं सहायता समूह को अर्निंग हुई थी। इस बार हमने थोड़े बड़े पैमाने पर ये काम किया है, और कलेक्टर साहब ने इसको बालोद बंधन नाम दिया है, और इस नाम से हमने इस बार 25 लाख रुपए का लक्ष्य रखा है। और अभी हमको दुर्ग, भिलाई और रायपुर से लगभग 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर मिल चुका है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष राखियों की डिमांड भी बढ़ी है। इससे इन महिलाओं को अच्छी खासी आय भी अर्जित हो रही है। ये बीज से बना राखी है। बीज के माध्यम से जैसे अरहर के बीज है, चना के बीज है, मूंग बीज है, उड़द बीज है, ये सब चीज से बना थे। और राखी बनाने से ये फायदा है कि हम लोग घर बैठे काम मिला थे, बाहर जा के नौबत नहीं है। समूह में जुड़े थे 2 साल हो गए हम लोग राखी बना, लेकिन ये साल कुछ ज्यादा ही डिमांड है, कारण सब सदस्य द्वारा राखी बना रहे हैं। 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की आकर्षक रंग बिरंगी राखियां महिलाएं तैयार कर रही हैं। ये हमारे 2 साल से इसका निर्माण किया जा रहा है, और ज्यादा मतलब बीज का ही डिमांड है, क्योंकि कुछ नया है और प्रकृति के अनुकूल है। पिछले सत्र में हमारा कोरोना जब से आया है, लोगों को इस बात का एहसास हुआ
कि पेड़ पौधे और बीजों का कितना महत्व है। और एक उद्देश्य इस तरह से भी था कि बीज का, कि जहाँ बीज गिरेगा, बरसात का मौसम है तो वहाँ तो पौधा होगा ही होगा। और अगर भाइयाँ चाहें तो हमारे एक राखी में लगभग 10 से 12-15 बीज लगे हुए हैं, उसको अपना कहीं लगा ले पौधा और वो यादगार रहेगा। जिसकी सजावट को देख लोग काफी खुश हैं और उसकी मांग भी बढ़ने लगी है। बालोद जिले के अलावा अन्य जिले धमतरी, दुर्ग, रायपुर जैसे बड़े जिलों के व्यापारी इन राखियों की मांग कर रहे हैं। हाँ, रोजगार के हिसाब से फायदा हुआ, क्योंकि हमारा राखी पीछे 10 से 12 रुपए हमको मिलना ही मिलना है, तो ये एक साइड काम हो जाता है अपना, कि हमको जब भी समय मिला राखी बन गया। और कोरोना काल में क्या है, घर बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, घर में रहते हुए हम लोग इसको बना लेते हैं। वहीं जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि भिलाई और रायपुर से लगभग 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर मिल चुका है और सीईओ ने नागरिकों से अपील की कि समूह की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही राखियों का इस्तेमाल करें ताकि महिलाओं को इससे प्रोत्साहन मिल सके। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यात्रा पर प्रतिबंध फिर से लागू हो गया है। सरकार छत्तीसगढ़ आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कोरोना की RT-PCR की जांच रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। जिन यात्रियों के पास ये रिपोर्ट नहीं होगी, उन्हें एयरपोर्ट पर ही कोविड की जांच करानी होगी। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।